नमस्कार साथियों, मैं एमडी कुशवाहा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंबिका वेद में। मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई के अनुभव शेयर कर रही हूँ जो मैंने तक सीखा है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर 2 फेडरलिज्म। ये पार्ट 2 है, इससे पहले हम पार्ट 1 बना चुके हैं। तो फेडरलिज्म यानी कि संघवाद, ठीक, जो हमारी पॉलिटी है उसका चैप्टर नंबर 2, उसमें जो संघवाद चैप्टर है उसे हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। इससे पहले जो भी टॉपिक थे, जैसे कि भारत में संघीय व्यवस्था, इस टाइप से जो भी थे वो हमने पढ़ लिए पार्ट 1 में। और अब हम इसमें पढ़ने वाले संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब संवैधानिक प्रावधान होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों भर का होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि ये काम किस तरह हो पाता है। मतलब ये जरूरी नहीं कि संविधान है तो संघीय व्यवस्था चले, या मतलब संविधान से संघीय व्यवस्था अच्छी चलेगी। देखिए, संवैधानिक प्रावधान होने से मतलब जरूरी है होना, लेकिन ये पर्याप्त नहीं। हमें लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान भी हो और लोकतांत्रिक राजनीति जहाँ जैसे अच्छी है उसी तरह से अगर मतलब उससे संघीय व्यवस्था अच्छी चल सकती है। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख बातें हैं जो लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है, इससे रिलेटेड, जिससे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। हाँ, तो सबसे पहली बात है भाषाई राज। तो भाषाई राज, देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, ठीक है, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और कठिन परीक्षा थी। तो आपको बता दें कि सन 1947 में हमारे देश का राजनीतिक मानचित्र अलग था। जब 1947 यानी कि जब हमारा देश 1947, ठीक है, तो अलग मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र अलग था। अगर अब हम बात करें 2022 की, ठीक है, तो 2022 तक आते आते ये क्या वो बदल गया, परिवर्तित हो गया है, क्योंकि कुछ राज्य जो हैं वो गायब हो गए और कुछ नए राज्य बन गए, या कुछ राज्यों की यानी कि कई प्रांतों की सीमाएं और नाम भी बदल गए हैं। ठीक है, भाषाई राज्य यानी कि भाषा के आधार पहले सन 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो 1947 में हमारे देश का राजनीतिक मानचित्र अलग था, लेकिन अब की बात करें तो अब ये बहुत बदल गया है, क्योंकि इसमें कुछ राज्य तो गायब हो चुके हैं और कुछ राज्य हैं वो नए बन गए हैं, या कहें कई प्रांतों की सीमाएं और नाम भी बदल गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप से तो पढ़ते हैं कि नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं, एथनिसिटी की विभिन्नता को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात थी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। देखिए क्या हुआ कि उन्होंने कहा अगर कोई मतलब हिंदी भाषी हैं या बांग्ला भाषी हैं तो हम उन्हें अलग कर देते हैं, कि बांग्ला भाषियों को एक तरफ जोड़ देते हैं, मतलब एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये। तो इससे नेताओं को डर था कि इससे जो देश है वो टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया था, पर
हमारा अनुभव बताता है कि भाषा, हमारा अनुभव का मतलब यहाँ पे एनसीसी का अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने, सॉरी, एनसीईआरटी का अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ। इससे प्रशासन में पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक हो गया। ठीक है, भाषावार जब से राज्य हमने बनाए तब से देश ज़्यादा एकीकृत मालूम पड़ रहा है और मजबूत हो गया, क्योंकि बांग्ला भाषी अलग रह रहे हैं, जो बांग्ला बोलते हैं, तमिल बोलते वो अलग रह रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से अगले देखते हैं। अगले हमारा भाषा नीति। तो भाषा नीति देखिए, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी भाषा नीति, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर है। अब हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। जो हिंदी है वो अक्सर लोगों को, मुझे लगता है कुछ लोग, सभी नहीं कह सकते, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राष्ट्रभाषा है, लेकिन हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी को राजभाषा माना गया। ठीक है, जो हिंदी है वो सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान ने हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया है, यानी कि टोटल 22 भाषाएं हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना था। यानी जब सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर किसका, अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी ले लिया था। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि, तो सबसे पहली बात तो हम जान लें कि हमारे जो संविधान में है वो किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, किसी भी भाषा। और हिंदी की बात करें तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मतलब कि 40% जो लोग हैं, 40% जो हमारे मतलब भारतीय लोग हैं वो उनकी मातृभाषा है। ठीक है, और हिंदी जो है वो राजभाषा है, इतनी चीज़। और हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो 1965 है उसके बाद अंग्रेजी के आधिकारिक सरकारी भाषा के रूप में प्रयोग बंद सरकार ने ये कहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि तमिलनाडु में उग्र आंदोलन छिड़ गया। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों को सरकारी भाषा अपनाएगा, मतलब कि राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को उन्होंने सुलझा दिया। और जो ये 22 भाषाएं हैं ये 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अगले देखते हैं। अगले है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि बिहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसा रूप लेगी, ये ज्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते। काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। देखिए, संघवाद जो है, आप लोग समझते हैं कि संघवाद क्या है। ठीक है, तो क्या है कि मतलब अगर यहाँ पे लिखा है कि जब जो केंद्र है, ठीक है, एक ही पार्टी का केंद्र और एक ही पार्टी का राज्य में शासन हो, तो इसमें तो राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। और जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रहीं तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की
और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ठीक है, अगली देखते हैं। 1990 के बाद से यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था, क्योंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। ठीक है, 1990 के बाद, ठीक है, गठबंधन। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।